हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, आज की यह वीडियो अग्निवीर एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई गई है, जिसमें हमने जीके जीएस, साइंस, हिंदी और कुछ जो एक दो कंप्यूटर के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। देखिए, अभी हाल ही में आपका 4 से 5 दिन से लगभग एग्जाम और तीनों शिफ्टों में कराया जा रहा है। बच्चे तैयारी करके तो जा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जीके जीएस या फिर हमारा करेंट अफेयर या फिर साइंस के प्रश्न थोड़ा हार्ड पूछे जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर वीडियो बनाई गई है। यहाँ पर मैं 105 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को देख के जाते हैं तो आप हिंदी का, जीके जीएस का और साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि आपके जो है सिलेबस को देखते हुए आपके एग्जाम में जिस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, जब आप अभी इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस टाइप से प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं और क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर जितने प्रश्न हैं सभी अग्निवीर के लिए स्पेशल लिए गए हैं। ठीक है, जो भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं या जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वीडियो में जो है आपको सभी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरह हमारी प्रत्येक दिन आपको वीडियो शाम 6 बजे देखने को मिलती रहेगी, जो कि आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल वीडियो होगी। और आप ये प्रतिदिन देखते हैं, अभी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, यदि आप लोग प्रत्येक दिन ऐसे वीडियो देखकर जाते हैं तो आप 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। भरोसा रखिए आप। और चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न दिया गया है जो कि साइंस का प्रश्न है आपका। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? यानी हमारे शरीर में ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी हो जाने से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और रक्त हमेशा बहता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वहां पर केपलर ने। देखिए, एक एक प्रश्न जो आपको बताया जाए आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है, लिखना नहीं है किसी को, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो एक एक चीजें आपको याद हो जाएंगी, और जिस प्रश्न को आपको विस्तार से बताने की जरूरत होगी उसको हम आपको विस्तार से बताएंगे, आप उसके लिए थोड़ा भी परेशान ना हो। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, किसी कोशिका की यानी किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? या फिर इसी को कह सकते हैं किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो देखिए, एलपीजी गैस में गंध के लिए मिथाइल मार्काप्टेन नामक गैस मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका, अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए, अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला जो मृग मरीचिका है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, या फिर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस चीज का जो है उदाहरण है, तो आपके ऑप्शन में ये भी रहेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, तो आपका राइट आंसर वहां पर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में से एक व्यक्ति का वजन होता है तो कितना हो जाएगा? 0 होगा। जब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है अचानक से, तब उसका वेट 0 हो जाता है, और यदि वह नीचे से ऊपर जा रही है तब उसका वेट बढ़ जाता है। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो वेट घटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन जब अचानक से आएंगे तो वेट हमें 0 प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए, एक एक चीजों के सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। अगला है आपका, वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो आइनोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइनोस्फीयर। अगला प्रश्न है आपका, हमारे पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो देखिए, हमारे पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला है आपका, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में जो है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला प्रश्न है आपका, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? तो रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज जो की गई थी यह हेनरी बेकरल के द्वारा की गई थी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? देखिए, आपके एग्जाम में भी कल ही दोनों शिफ्टों में पूछा गया है। तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका,
हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल जो है यह हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको ये प्रश्न बताया नहीं है जिससे आपको लग रहा है कि एग्जाम बहुत टफ पूछा जा रहा है। एग्जाम में टफ नहीं है, बस आप वीडियो को प्रतिदिन देखते रहिए। जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, प्रतिदिन आपको शाम 6 बजे एक स्पेशल वीडियो मिलेगी अग्निवीर के लिए ही। तो यदि आप उसको देख के प्रतिदिन जाते हैं तो आप 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको रीजनिंग और मैथ का सिलेबस देखते हुए उनके भी क्वेश्चनों को कराएंगे। रीजनिंग और मैथ से 25-25 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको कराया जाएगा। यदि आपको आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है आपका, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए जो हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका मुख्य कार्य है शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है, जो WBC है इसका मुख्य कार्य है शरीर की बीमारियों से बचाना। और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि WBC का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए WBC का जीवन काल होता है 14 से 15 दिन या फिर 13 से 15 दिन, उसके बाद ही मृत हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है आपका, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? यानी किस किस धातुओं को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? तो देखिए लोहा और क्रोमियम और निकेल। देखिए एक लोहा होता है जिसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन आप एक लोहा देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किन धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है? तो उसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल नामक पदार्थ मिला होता है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपसे बहुत प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए एक एक चीज़ों को आप ध्यान से सुनते जाइए, एक भी आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? चाहे आप इसे बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहिए, चाहे इसे आप बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहिए या फिर बांदीपुर राज्य टाइगर कहिए, तो यह किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपका। अब अगला प्रश्न है आपका, किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का खोज किया था या फिर डायनामाइट का आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। देखिए अगला प्रश्न है आपका, सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसका है? तो पवन चामलिंग है, जो कि सिक्किम के हैं। कहाँ के? पवन चामलिंग सिक्किम के हैं। अगला प्रश्न है आपका, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो देखिए जो मछलियाँ होती हैं ये गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं। ठीक है, ये गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती हैं। ये पानी के अंदर कैसे सांस लेती हैं? आपके मन में ये भी डाउट होगा। देखिए ये पानी, ये मुंह खोलती हैं जब तो पानी खींचती हैं अपनी तरफ, और जब पानी के अंदर पानी खींचती हैं अपने मुंह में तो उसी में पानी के साथ जो है गलफड़ों से इनके हवा अंदर जाती है। इस माध्यम से जो है ये गलफड़ों से हवा लेती हैं। अगला प्रश्न है आपका और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि डेविड कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए डेविड कप जो दिया जाता है यह टेनिस में दिया जाता है। डेविड कप जो दिया जाता है खिलाड़ियों को, यह टेनिस का एक कप है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा आपका टेनिस में। जो डबल फॉल्ट शब्द का यूज होता है वह टेनिस में होता है। अब देखिए एक प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिकेट से संबंधित है। आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एक शब्द का यूज होता है दोबारा करके। कौन सा? दोबारा करके। तो वह भी क्रिकेट में ही यूज होता है। जिसको किसने फेमस किया था? तो एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, उन्होंने इसको फेमस किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र लेखक के पुस्तक के लेखक हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान है। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो देखिए जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी यह सन 1901 ईस्वी में हुई थी, और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगला प्रश्न है आपका फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो राष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य कथक, देखिए नृत्य दो होते हैं, एक लोक नृत्य होता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है, ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य हमारे टोटल 8 हैं और लोक नृत्य हमारे बहुत सारे हैं। चलिए अब देखते हैं, उसी से प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कौन? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। अगला प्रश्न है आपका, किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से मनुष्य में जो है रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी हो जाने से हमारे अंदर जो है रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी जो कि आंख से संबंधित रोग है। अगला है प्रश्न आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मुख्य भूमि सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। जब आपसे पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो वहां पर आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए कन्याकुमारी। देखिए इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और जो प्रश्न आपको बताया जा रहा है ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है प्रश्न आपका, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? जो हमारा मौलिक कर्तव्य है इसको किस संविधान के संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के तहत, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976वें के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा, ये हमें साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए प्रश्नों को इसलिए 2 से 3 बार रिपीट किया जा रहा है जिससे कि आप जब अधिक बार किसी चीज को सुनते हैं तो आपको अधिक समय के लिए और जल्द से जल्द याद हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? जो वायुमंडलीय दाब है इसको हम बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं, ठीक है। आपके प्रश्न ये बन जाएगा कि किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, तब आपको वहां पर राइट आंसर होना चाहिए बैरोमीटर को। अगला प्रश्न है आपका, जो थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जो हमारी भारतीय थल सेना है इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा जनरल KM करियप्पा। कौन? जनरल KM करियप्पा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? देखिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि मोहम्मद गजनवी ने सबसे ज्यादा आक्रमण किया था भारत पर। तो कितनी बार किया था? तो 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था ये, ठीक, ये तो सभी को पता होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? देखिए एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में, तो यह कब हुआ था? तो सन 1757 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो कि सन 1931 ईस्वी में हुआ था, इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है आपका, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं को ग्रहण है? त्रिपिटक जो है ग्रंथ किस धर्म के से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का समग्र है? तो बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। आपसे अभी कल की शिफ्ट में ही पूछा गया है, यानी 20 तारीख की दूसरी शिफ्ट में की शायद तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा जो है बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ जो है पवित्र माना गया है? तो वहां पर आपका राइट आंसर था त्रिपिटक को, ठीक है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा और बौद्ध धर्म से प्रत्येक शिफ्टों में एक प्रश्न बन रहा है। जो प्रतिदिन एनालिसिस देखते हैं जो भी भैया बहन वो जरूर जान रहे होंगे। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए जो चोल वंश था हमारा उसके अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल। कौन? राजेंद्र चोल थर्ड। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र चोल थर्ड थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि दुनिया के 7 अजूबों में आगरा भी शामिल है, आगरा का ताजमहल भी शामिल है।
अब यही पूछा जा रहा है कि इसको जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण देखिए शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था, ठीक है, 1857 ईस्वी के सैनिकों विद्रोह के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो देखिए जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कर्जन थे। देखिए ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन थे। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है कि किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है। जो पंजाब में स्थित एक स्वर्ण मंदिर है यह किस झील के किनारे है, तो यह अमृत सरोवर झील के किनारे स्थापित है। अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो पीटी ऊषा को भारतीय एथलीट की उड़न परी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए देवधर ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो देखिए भारत की कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए अभी आपसे क्या पूछा था, कहाँ स्थित है, किस नदी किनारे। अब पूछा जा रहा है कि किसने इसका निर्माण करवाया था स्वर्ण मंदिर का, तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसी की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन डोनाल्ड मैकलॉगलिन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो तेनजिंग नोरगे थे। कौन थे? तेनजिंग नोरगे थे। देखिए फिर से हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो तेनजिंग नोरगे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे, तो हमारे नीरज चोपड़ा थे। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध भाला फेंक से है। देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्नों के माध्यम से आपको यही बताया है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध भाला फेंक से है। और 2020 में स्वर्ण पदक पाने वाले यह एकमात्र भारतीय रहे हैं। ठीक है, या फिर एकमात्र एथलीट खिलाड़ी रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे पहले आप ये समझिए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन होगा। आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए टिहरी बांध। अब उसी से प्रश्न बना है कि यह टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध हमारा भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक है। कौन सी? सैंडल पीक, जो कि 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कितनी है? 732 मीटर। फिर से प्रश्नों को देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैंडल पीक आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज की टीके की खोज की गई थी, तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका, एआईडीएस एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये है एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप, इसको जरूर याद करके जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। तो देखिए दूध में एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, तब थे बदरुद्दीन तैयब जी।
देखिए मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया है, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तब आपका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है आपका, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप खेल का संबंध किससे है? तो हॉकी से है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो देखिए तांबा और टीन को मिला करके कांसा तैयार किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किमी, ठीक है, 2933। अगला प्रश्न है आपका 65, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी भारत में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तब इसका राइट आंसर होगा कपिल देव। देखिए आपसे कुछ पुराना भी पूछ लिया जाता है कि सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव रहे हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है। खेलों में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पर्वत यानी सबसे ऊंचा जिसे सर्वोच्च कहते हैं पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक, और यह आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि बिस्मिल्लाह खां का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे यह किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस थे, या फिर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह शहनाई बजाते थे और शहनाई के लिए फेमस थे। अगला प्रश्न है आपका, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो देखिए जो स्वाइन फ्लू बीमारी हमारी यह H1N1 नामक विषाणु से फैलती है। विषाणु का क्या नाम है? H1N1, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है आपका, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो ये जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है यह सन 1961 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री यानी फाहान भारत आया था? किस गुप्त शासक के शासनकाल में विदेशी यात्री फाहान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विदेशी यात्री फाहान भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त शासक के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन रहे हैं? तो वृहद्रथ रहे हैं। कौन है? वृहद्रथ। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ऐसा कौन मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, यानी परिवर्तित कर दिया या फिर चेंज कर दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद को चेंज कर दिया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ? अभी ये आपके कल के शिफ्ट में ही प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए तांबा। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तो तांबा है। अगला प्रश्न है आपका, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यह किस भारत की प्रतिमा है? और यह प्रश्न आपसे एक शिफ्ट में तो 2 बार पूछा गया था, ठीक है, और यह लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यह किस भारत की प्रतिमा है? तो देखिए यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। किस भारतीय की? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारत की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तब आपका राइट आंसर होना चाहिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार, देखिए आपके एग्जाम से ही संबंधित है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है, ठीक है, जो सेना में दिया जाता है परमवीर चक्र, यह भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस भारतीय महिला एथलीट को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ढींग एक्सप्रेस के नाम से। तो हिमा दास को, किस भारतीय एथलीट को? हिमा दास को
ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किस देश में स्थित है? तो यह बोत्सवाना नामक देश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी झील पूछा गया है तो वेंडनाल झील। कौन सी? वेंडनाल झील, जो कि केरल में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील वेंडनाल झील है, जो कि वर्तमान में केरल में स्थित है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। अगला प्रश्न है आपका, किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। किसको? हिकेटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो देखिए, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए, जो हमारा एशिया महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ी नदी है यांगत्जी। कौन सी? यांगत्जी नदी। ठीक है, यह सबसे बड़ी नदी है और कहाँ की? तो एशिया महाद्वीप की। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि देखिए, यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी यूएसए। अगला प्रश्न है आपका, किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तो देखिए, तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम आप देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? तब आपका राइट आंसर होगा मंगल पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह जो है कौन सा अक्षांश पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अक्षांश जो है पृथक करता है? तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश इनको अलग अलग कर देता है। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा जाएगा कि किन दो देशों की अंतरराष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा कहते हैं? किन दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है या फिर रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। यानी कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो रेड क्लिफ नामक रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। अगला प्रश्न है आपका, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी एकमात्र ऐसा भारतीय राज्य कौन सा है या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका त्रिपुरा में। जम्पुई पर्वत श्रृंखला त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्वती कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी, कौन सी? कार्डामम पहाड़ी, जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केरल में। देखिए, आपसे प्रश्न बनेगा कि किस पहाड़ी को भारत की इलायची की पहाड़ी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कार्डामम पहाड़ी को। और यदि पूछा जाए कि यह किस राज्य में स्थित है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए केरल में। और देखिए, एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा कि किस राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता जो है यह सबसे अधिक रही है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो भारत का कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाने जाते हैं? तब इसका राइट आंसर होगा मेघना नदी। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा है, यानी जहाँ से ये एक दिशा में बहती हैं, वहाँ से इनको किस नाम से जाना जाता है? तो मेघना नदी के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, वहाँ से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदलकर मेघना नदी कर दिया गया है।
अब देखिए आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लोकपाल व फिर लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो देखिए लोकायुक्त जो अधिनियम है वर्ष 2014 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो स्वरूप अपनाया था 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को अपनाया। कब? 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रणाली है इसको किस देश से लिया गया है। तो यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका 105 और लास्टवां प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ। तो देखिए भारत के संविधान में जो सबसे पहला संशोधन हुआ था यह सन 1951 ईस्वी में हुआ था। भारत के संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था सन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार जो हमारी 105 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई और आप अब पढ़ने के बाद खुद समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको कराए गए यहाँ पर सभी सब्जेक्टों से प्रश्न लिए गए थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न जो प्रश्न आपको अभी हमने कराए हैं यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है। और इसी तरह प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें लगभग 100 प्रश्न या फिर 200 प्रश्नों की सीरीज रहेगी और वीडियो इसी तरह प्रतिदिन अपलोड की जाएगी। और अभी तक जितने भी अबान एग्जाम नहीं दिए सभी लोग प्रत्येक दिन वीडियो देख कर जाएँ। यदि आप वीडियो देख कर जाते हैं तो आप भरोसा रखिए कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और यदि आप प्रत्येक दिन जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है रीजनिंग और मैथ से संबंधित वीडियो पाना चाहते हैं जिसमें आपको 25 मैथ के और 25 रीजनिंग के प्रत्येक दिन वीडियो कराएंगे, आप उसको देखने के बाद अपने प्रश्नों को सॉल्व करिए और आपको कुछ प्रश्नों को भी देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उसको भी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।